मानसून। वो एक लंबी खाली सड़क थी और हम साथ थे। बादल तो सुबह से ही थे पर बारिश नहीं थी। मैं कॉलेज के कन्वोकेशन से सभी लड़कियों के साथ बाहर निकली थी। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। कोई कार से तो कोई बाइक से घर के लिए निकल रहा था। मैं इंतजार कर रही थी, शायद भीड़ के कम होने का, और वह इंतजार कर रहा था, शायद मेरे साथ घर जाने का। हम दोनों बचपन के दोस्त थे पर कुछ दिनों से मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रति उसके मन में एक खास जगह होने का एहसास हो रहा था। मेरी सहेलियां भी इस बात पर अपनी मुहर लगा चुकी थी, पर अभी तक उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। शायद आज वह कुछ कहने के इंतजार में था। मेरी सभी फ्रेंड्स चली गई थी तब मैं कॉलेज के गेट से बाहर निकली। मुझे पता था कि वह बाहर इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में दिल भी कितना सच बोलता है ना। मुझे बाहर देखकर वह मेरी ओर बढ़ाया। साथ ही घर चले, उसने कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो एक लंबी खाली सड़क जो हमारे घर की तरफ जाती थी, उस पर हम चल पड़े। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, पहली बार साड़ी जो पहनी थी और साथ में हील भी। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। बादल जो सुबह से लदे खड़े थे और अब तक नहीं बरसे थे, उन्हें भी अभी ही बरसाना था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी थी। रास्ते में दोनों ओर लगे अमलतास के फूल तेज हवा के कारण सड़क पर बिछ गए थे। ऐसा लगता था मानो नारंगी रंग का कालीन बिछा हो सड़क पर। अचानक मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ा और मैं लड़खड़ा गई। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे फिर कभी न छोड़ने के लिए। हम लोग ना जाने कितनी दूर, कितनी देर ऐसे ही बिना बात किए चलते रहे। हल्की फुहार में तन के साथ मन भी भीग रहा था। न जाने उस दिन कब घर पहुंची पता नहीं। होश तब आया जब उसने हल्के से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, लो तुम्हारा घर तो आ गया। हम दोनों मेरे घर के सामने थे। दोनों ही बुरी तरह भीग चुके थे। मैं जाऊं? वह बोला। मैंने फिर हाथ में सिर हिला दिया। हम दोनों 3-4 किलोमीटर पैदल ही आ गए थे। मैं थोड़ी देर रुकी रही। मन में एक बार कुछ सुनने का इंतजार था। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और अफसोस कि वह आज भी बिना कुछ बोले चला गया। मैं बिखर रही थी तभी पापा बाहर निकल कर आ गए। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल भीग गई। चल जल्दी से कपड़े बदल ले वरना बीमार पड़ेगी। बारिश की बूंदों ने आंखों की नमी अपने आंचल में समेट ली थी। मैं पूरी रात इसी सोच में गुम बिस्तर पर पड़ी रही कि ये क्या था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा क्या था जो उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले दिन सुबह मैंने उसका मैसेज अपने फोन पर देखा। तुम कितने बजे तक कॉलेज जाओगी? साथ ही उसने ये भी लिखा था कि मैं लगभग 11:30 बजे तक कॉलेज पहुंचूंगा। क्या है ये? अगर तुम ये कह दोगे कि तुम भी इस वक्त पर आ जाना तो क्या तुम्हारी नाक कट जाएगी? मुझे गुस्सा तो बहुत आया पर फिर भी मैं उससे मिलने के हिसाब से ठीक 11:30 बजे कॉलेज पहुंच गई। बहुत देर तक वह डिपार्टमेंट में कहीं नजर नहीं आया। अपने कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद अनायास ही मेरे कदम कैंटीन की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचते ही मेरी निगाह सबसे पहले उसी पर पड़ी। खिड़की के साथ वाली सबसे किनारे की सीट पर बैठा था। मैं पहुंची तो बोला, आ गई तुम? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं तो वापस जा रही थी, तुमने मुझे ये तो नहीं बताया था कि तुम कैंटीन में मिलोगे। उद्धरण चिन्ह। अरे और कॉलेज में कौन सी दूसरी जगह है मिलने के लिए? उसने कहा। हमने एक एक कॉफी पी। बहुत देर तक कुछ सुनने के इंतजार में मैं फिर बैठी रही और वह वैसे ही निर्विकार भाव से मेरा चेहरा देखता रहा। उसका कैंपस सिलेक्शन हो चुका था। शायद 1 महीने के लिए के अंदर ही उसे ज्वाइन करना था, पर अभी तारीख का कोई पता नहीं था और ना ही जगह का। तो खैर, कॉफी पीने के बाद मैंने कहा, चले? हाँ चलो, वह बोला और हम कॉलेज से निकल गए। आज का दिन यहाँ का आखिरी दिन था। हम फिर उसी लंबे रास्ते पर थे जो हमारे घर की तरफ जाता था। हवा तो आज भी थी पर बारिश नहीं। बिना कोई ऑटो या टैक्सी पकड़े फिर हम दोनों उसी तरह पैदल निकल पड़े, उस सड़क पर जो अमलतास के फूलों से भरी हुई थी। हम चल रहे थे बस यूं ही चुपचाप। घर आ गया और फिर वह उसी तरह चुपचाप निकल गया। अगले दिन मेरी बचपन की सहेली रुचिका घर पर आई तो उसने मुझे कुरेदा। क्यों? मिहिर ने कल कुछ बात की तुझसे? कैसी बात? मैंने पूछा। चल ना, बन मत, सीधे सीधे बता, कुछ बोला वो? रुचि फिर बोली, नहीं रे, कुछ बोलता तो बताती ना तुझे। मैंने मायूस होकर कहा, चल कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो इस इंतजार में हो कि एक बार नौकरी ज्वाइन कर ले फिर सीधे आकर तेरे पापा से शादी की बात करे। रुचि मुझे दिलासा देती हुई बोली, हाँ हो तो सकता है।
होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, रुचि, मानसी नीचे आ जाओ, चाय तैयार है। मम्मी ने आवाज लगाई तो मैं और रुचि नीचे चले गए। मिहिर और मैं बचपन से ही एक साथ पढ़ते थे। दोनों ने स्कूल भी साथ किया और अब कॉलेज भी। हाँ, कॉलेज में हम दोनों के कोर्स अलग अलग थे, पर फिर भी बीच बीच में हम मिल ही लेते थे। मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स खत्म हुआ था और उसकी मास्टर्स इन साइंस। कोर्स खत्म होते ही उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। दिल्ली में किसी कंपनी में उसको इंटर्नशिप करनी थी और उसके बाद वही जॉब भी फाइनल था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों ही डॉक्टर थे। हम दोनों को भी डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, पर हम दोनों की ही को डॉक्टर की पढ़ाई करने की मर्जी नहीं थी। मुझे अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे पढ़ाई करनी थी। मिहिर बचपन से ही घर आता था। हम साथ साथ घूमने भी जाते थे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मुझे इंतजार था कि जब वो ये अपने से कहे कि वो मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। पहले मुझे लगता था कि शायद वो इस इंतजार में है कि जब उसकी जॉब लगेगी तब वो कुछ कहेगा। जॉब से पहले किस मुंह से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा, ये सोचकर मैं खुद को तसल्ली देती रहती थी। पर अब तो जॉब भी लग गई और वो चला भी जाएगा। एक हफ्ते में उसे जाना था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या मैं मिहिर के लिए एक टी शर्ट ले आऊं? हाँ हाँ, ले आ भाई, तेरा बचपन का दोस्त जा रहा है। मैं मिहिर के लिए एक टी शर्ट और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लाए। उसका घर मेरे घर से कुछ ही दूर था। उसके घर देने के लिए गई, पर वो घर में नहीं था। उसकी मम्मी ने बोला, मानसी तू उसके रूम में रख दे उसकी गिफ्ट्स, वो आएगा तो मैं बता दूंगी। हम दोनों के ही परिवार हमारी दोस्ती से परिचित थे, पर शायद इससे ज्यादा वो जानते नहीं थे या जानना नहीं चाहते थे। मिहिर की मम्मी उसके लिए किसी बहुत खूबसूरत लड़की के ख्वाब देख रही थी, जैसा कि अक्सर बेटों की माएं देखा करती हैं, जबकि मैं एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। मेरे पापा मेरे लिए कोई आईएएस या पीसीएस अफसर या डॉक्टर की तलाश में थे। मुझे शक था कि किसी साधारण कंपनी में जॉब करने वाले लड़के से शायद ही वो मेरी शादी के लिए तैयार होंगे। हम दोनों के परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रिश्ते की बात कोई नहीं सोच रहा था। अगर हम जिद करते तो शायद वो मान भी जाते, पर मिहिर तो जैसे गूंगा हो गया था, कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। रुचिका का कहना था कि अभी उसे और वक्त चाहिए। वो करियर में अच्छी तरह सेटल होना चाहता था। शायद रुचिका सही थी, पर मेरे पास अटकलें लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। खैर, मिहिर ज्वाइन करने दिल्ली चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दिन और ज्यादा उदास और खाली हो गए। मास्टर्स की पढ़ाई शुरू होने में अभी वक्त था। कई बार मैंने सोचा कि कहीं चली जाऊं थोड़े दिन के लिए, कहीं घूम ही आऊं, लेकिन फिर समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊं। अकेले कहाँ घूमती फिरूंगी, इससे तो घर ही ठीक है और कम से कम यहाँ मम्मी पापा के पास तो हूँ। अकेले कहीं जाने में मुझे डर भी लगता था। शायद मम्मी मेरी उदासी और ऊब का कारण समझ रही थी। एक बार उन्होंने ऐसे ही इशारों इशारों में मुझसे मिहिर के बारे में पूछा, पर मेरे पास बताने को था भी क्या। 6-8 महीने इसी तरह गुजर गए। मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी। मिहिर बीच बीच में 1-2 बार आया भी, एक बार मुझसे मिला और एक बार नहीं भी मिल पाया, लेकिन वह बहुत थोड़े से समय के लिए आता था। कभी भी हम लोगों को एक दूसरे के पास बैठकर बात करने का कोई मौका नहीं मिला। देखते ही देखते 2 साल और बीत गए और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। साल 2008 चल रहा था और मुझे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलने वाली थी। जुलाई अगस्त का महीना था, फिर से मेरा कन्वोकेशन हुआ, मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली। मैं काउंसलिंग के लिए जॉब ढूंढने लगी। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी, जिसमें कि मैं वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क प्रेशर हैंडल करना और डिप्रेशन आदि जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलवाने के लिए काम करती थी। 2008 सितंबर की बात है। 2 दिन के लिए मिहिर आया था। मैं उसके घर उससे मिलने के लिए गई। उस दिन कमरे में हम दोनों अकेले ही थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, मानसी मुझे माफ कर देना। मैंने कहा कि अरे, किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। हाँ, तुमने कुछ नहीं कहा, पर मैं समझ सकता हूँ, तुम भी समझ रही हो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। बस एक बात समझने की कोशिश करना कि जब इतिहास में कोई बड़ी चीज अपना नाम दर्ज कराती है तो बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं चलती हूँ।
मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मैं वहां से उठी और अपने घर की ओर चल दी। मैं समझ तो गई थी कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साफ था कि अब मुझे उसका और इंतजार नहीं करना है। उस दिन भी घर आकर मेरी पूरी रात यूं ही आंखों में निकल गई। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं इधर उधर बिस्तर पर उलट पुलट करती रही। मन के कहीं एक कोने में एक आखिरी जो आशा थी, वह भी आज खत्म हो गई थी। 2 ही महीने बाद यानी नवंबर में 26 तारीख को मुंबई में ताज होटल पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वह एक इतना बड़ा और इतना खतरनाक हादसा था कि उसने पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश की आंखें टीवी पर जमी हुई थी कि कब क्या हो रहा है। लोग एक एक पल की खबर ले रहे थे। न जाने कितने मासूम लोग उसके अंदर फंसे हुए थे और न जाने कितने मासूम लोगों की जानें जा चुकी थी। मुंबई के इस आतंकी हमले के बाद देश में सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी। हर तरफ चेकिंग, हर तरफ पुलिस, हर छोटे बड़े होटल में हर छोटी बड़ी जगह पर पुलिस की निगरानी रहती थी। इसी बीच एक दिन मिहिर की मां का फोन आया। वह बोली, बेटा मिहिर बहुत थोड़ी सी देर के लिए आया है। तू अगर मिलना चाहती है तो जल्दी से आ जा। बस वह निकल ही रहा है। उसकी पोस्टिंग मुंबई कर दी गई है, तो संभव है कि अब वह इतनी जल्दी नहीं आ पाए। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। ये कहकर मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर जा रहा है तो एक बार चलकर मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्त तो वो था, है और हमेशा रहेगा। मैं जब उससे मिलने पहुंची तो पहली बार वह थोड़ा अस्त व्यस्त, थोड़ा असमंजस में, थोड़ा डिस्टर्ब दिखा। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? उसने हाँ में सिर हिला दिया, पर कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। मुझे लगा शायद वह घर से इतनी दूर जा रहा है, इस वजह से डिस्टर्ब होगा। हम लोगों में ज्यादा कोई बात नहीं हुई, बस हम एक दूसरे से मिले और वह चला गया। मुंबई अटैक को 6 महीने बीत चुके थे और जून 2009 आ गया था। मानसून फिर आ चुका था। अमलतास फिर से लदे हुए थे। तेज हवा चलती रहती थी और हवा के साथ साथ कभी कभी बहुत फुहारें भी गिरती रहती थी। मैं ऑफिस से लौटकर ड्राइंग रूम के बाहर वाले बरामदे में बैठ जाती थी। बिना कुछ बोले चुपचाप फुहारों को गिरते हुए देखना भी कितना सुकून भरा होता है। वो मेरा समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा साधन था। एक शाम मैं ऐसे ही घर के बाहर बरामदे में बैठी हुई थी कि मेरे घर के सामने से एक एम्बुलेंस गुजरी। मैं उत्सुकता में ये देखने के लिए बरामदे से बाहर निकल गई कि यह कहाँ आए है। मैंने देखा कि एम्बुलेंस मिहिर के घर के सामने जाकर रुक गई। छोटे शहरों और छोटी कॉलोनी में लोगों को एक दूसरे के घर में होने वाली घटनाओं का पता भी होता है और जानने की उत्सुकता भी होती है, क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते हैं। उसके घर में एम्बुलेंस क्यों आई है ये देखने के लिए मैं भी उत्सुक थी। मैं तुरंत अपना गेट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर सीधे उसके घर की तरफ दौड़ पड़ी। मुझे लगा है कि ऐसा ना हो आंटी या अंकल में से किसी की तबीयत खराब हो जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया है। लेकिन हम लोगों को फोन क्यों नहीं किया, मुझे मन में ये ख्याल आ रहा था। मेरे साथ आसपास के 3-4 लोग और भी आ गए थे। एम्बुलेंस रुक गई, उसमें से 4 लोग निकले और उन्होंने एक स्ट्रेचर पर किसी की बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी को ले जाकर उन्होंने मिहिर के घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। घर की बेल बजा दी। मिहिर के मम्मी पापा निकले, तब तक मैं और कॉलोनी के कुछ लोग वहां पहुंच गए थे। ये सब क्या है? अंकल ने उन लोगों से पूछा। सर आप हिम्मत से काम लीजिए। वो लोग मिहिर के पापा और मम्मी को लेकर अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों के बाद अंदर से मिहिर की मम्मी की चीख चीख कर रोने की आवाज आने लगी। हम सब घर के अंदर पहुंचे तो पता चला कि ये तो मिहिर की बॉडी है। तब तक मेरे मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए थे। पापा मिहिर के पापा से पूछ रहे थे कि बताइए तो हुआ क्या है, ये लोग कौन है। मिहिर के पापा ने एक आई कार्ड जैसी कोई चीज पापा के हाथ में थमा दी। पापा ने मिहिर के पापा के हाथ से वो कार्ड लिया। उस कार्ड को देखकर हम सभी हैरान रह गए। उस पर लिखा था मिहिर प्रताप सिंह, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो ये कौन सी नौकरी कर रहा था, कब से काम कर रहा था, घर पर क्यों नहीं बताया, उसको हुआ क्या था। उसके साथ आए लोगों ने कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वह किसी स्पेशल मिशन पर काम कर रहा था, जबकि घर में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो सदमे में आ गई थी। वही बरामदे में जमीन पर धम्म से बैठ गई।
पता नहीं कितनी देर वहां बैठी रही। पूरी रात सभी कॉलोनी वालों ने वहीं गुजार दी। मिहिर की मम्मी को दिलासा दे पाना असंभव हो रहा था। अगले दिन सुबह ही मिहिर की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वही सड़क थी अमलतास के फूलों से भरी हुई और वही बारिश की फुहार थी, पर मिहिर नहीं था। मैं एक अमलतास के पेड़ के नीचे खड़ी उसे विदा कर रही थी। बारिश की फुहारों ने फिर से मेरी आंखों की नमी को अपने आंचल में समेट लिया था और अमलतास के फूलों से मेरी मांग भर गई थी। कान में जैसे कोई धीमे से कह रहा था, जब कोई बड़ी चीज इतिहास में दर्ज होनी होती है न, तब उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी होती है।